हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका। आज यह जो मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा ये एक इंट्रो वीडियो है। इसमें मैं जो है पहले सिलेबस डिस्कस करूँगा। दरअसल मैं बहुत दिन से जो है एक मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छी बुक जो है कवर करने की फिराक में था, जिसमें जो है मैं ये जो तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री है, जो कि बहुत ही क्लासिक कह सकते हैं टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है अगर हम इसको अच्छे से कवर करें। तो हमारा उद्देश्य इसमें ये होगा कि जो इसका जो 12th क्लास में दरअसल जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद है, विश्व का इतिहास भी है, और जो भारत का आधुनिक इतिहास है उसको जो है बहुत ही अच्छे से कंसाइज वे में जो है इसमें लिखा गया है। तो इसको जो है हम कवर करेंगे, जो कि मेरी एक कंटिन्यू जो वीडियो सीरीज़ रहेगी 12th क्लास की जो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है हिस्ट्री की। तो उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लूँगा और आपको जो है थोड़ा अच्छे से ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये जो है मिस करने वाले वीडियो में से नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वजह ये होती है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना आसान है, उसको लंबे टाइम तक टिका के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें जो है इस तरीके से इसे पढ़ना है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, जो कॉन्सेप्ट है हमारे, वो क्लियर होते जाएं और फिर फैक्ट हम साथ में कवर करते जाएं। यानी कि स्टैटिक के साथ अगर हमारा कॉन्सेप्चुअल का जो है अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते हैं तो हिस्ट्री इसीलिए हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं भूल जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें 12th की जो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो हम 11th की जो तमिलनाडु बोर्ड पढ़ रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेगी, वो हफ्ते में एक से तीन वीडियो आती रहेंगी उसमें। और जो हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री है इसको थोड़ा मैं तेज़ी से कवर करूँगा। दरअसल कई लोगों का जो है रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है थोड़ा उसको जो है अगर कवर कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे। इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। देखिए क्या होता है जब मुगल्स जब डिक्लाइन कर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या उनका शासन जो है ख़त्म हो जाता है और इंडिया में फ्यूडलिज्म की जो लोकल जो फ्यूडलिज्म होता है उसकी जब शुरुआत होती है, यानी छोटे छोटे जो सामंत होते हैं उनकी शुरुआत होती है, उनकी ताकत में वृद्धि होती है। जैसे कि हैदराबाद इस्टेब्लिश होता है, मुर्शिद कुली खान की अगुवाई में जो है बंगाल इस्टेब्लिश होता है, और इधर राजपूत और रजवाड़ों की अगुवाई में जो है राजस्थान में जो है कई जगह पे बड़े बड़े रजवाड़े उभरते हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई जो है रजवाड़े उभरते हैं। तो इनके बाद जो है फिर जब यूरोपियंस इंडिया में एंट्री करते हैं, खास करके 1453 में जो है जो कुस्तुनतुनिया पे अटैक होता है, और उसके बाद जो है जब टर्किश लोग उनको एंट्री नहीं देते तो यूरोपियंस नए रास्ते की खोज करते हैं, और उसके बाद से एक जो कॉलोनियल एरा होता है, इंपीरियलिज्म की जो शुरुआत होती है, ठीक है, कॉलोनियल स्टेट बनता है इंडिया। और उसमें भी जो सबसे डोमिनेटिंग थी, यानी कि 6 कंट्रीज के लोग आते हैं इंडिया में रूल करने के लिए, लेकिन फाइनली इंड में क्या होता है, जो बाकी 5 देश हैं यूरोपियंस जो कंट्री हैं, जैसे कि नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है, और पुर्तगाल है, फ्रांस है, ये सब क्या होती है छोटी छोटी जगह पे सिर्फ रूल करते रह जाते हैं। लेकिन फिर फाइनली डोमिनेटिंग कौन रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग रहती है, उनका शासन रहता है। तो उसको हम इसमें जो है अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन करने का जो तरीका था, चार्टर एक्ट्स जो उन्होंने कानून बनाए, किस तरीके से भारत के अंदर उनको अपनी जो औपनिवेशिक स्थिति है उसको मजबूत करना है, किस तरीके से भारत के कारोबार को चलाना है ताकि इंग्लैंड का पुनर्जागरण जो है, वहाँ का जो रेवोल्यूशन है वो सक्सेस हो सके, और अपना जो है उनका जो क्षेत्र विस्तार जो करना है वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि चार्टर एक्ट्स ही जो है वो शुरुआत मानी जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट का आधार माना जाता है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है जो अंडरपिनिंग जो इंडियन हिस्ट्री है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको भी जो है हम इन चार्टर एक्ट्स के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा यूनिट फर्स्ट जो है बेस के हिसाब से, और देखिए इसका जो है हमें मदद जो है पॉलिटी में भी मिलेगा और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिलेगा, और कुछ हमें नीतियाँ भी पढ़नी है।
जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नीतियां पढ़नी है, कॉलोनियल जो नीति, जो उनकी औपनिवेशिक नीति थी उसको भी, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी, कॉलोनियल जो नीति थी, दोनों अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रोपोगेट की थी। और ओरिएंटलिज्म जो है, कैसे वो बताएंगे कि जो जितने भी इंडियंस लोग हैं उनके लिए बर्डन है, वो उनको सुधार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और जो हम यूनिट जो हमारा फर्स्ट है उसके पार्ट सेकंड में हम लोग क्या कवर करेंगे, एजुकेशन अंडर द कंपनी रूल, शिक्षा व्यवस्था जो है कंपनी के शासन में यानी ईस्ट इंडिया के शासन में कैसी थी, सोशल एंड मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जो मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश गवर्नर्स के द्वारा, उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। उन्होंने जो है इंडिया में पुलिस व्यवस्था शुरू की, इंडिया में कोर्ट्स बनाए, इंडिया में जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत की। उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो इनफॉर्मल तरीका था भारत का, उसको कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज करने की, जो है लोगों को जो है संगठित करने की एक तरीके की शुरुआत की। चाहे उन्होंने जानबूझ के किया हो या अनजाने में उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया। और ये किसके माध्यम से, रिफॉर्म से हुआ। सोशल रिफॉर्म उन्होंने किए, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। ठीक है, उन्होंने ट्रेन्स और सड़क और इस तरीके की चीज़ें बनाई। उन्होंने जो है इनलैंड वाटरवेज वगैरह बनाए, और भी उन्होंने जो है कई काम किए हैं जो इंडिया के लिए पॉजिटिव भी रहे हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है। उसको जो है हम इसी यूनिट के फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। जनरल रिफॉर्म्स ऑफ बेंटिक एंड डलहौजी, खास करके जो है हम इसमें जो यूनिट हमारा फर्स्ट है उसमें जो है रिफॉर्म्स हम ज़्यादातर किसके पढ़ेंगे, बेंटिक के पढ़ेंगे, और डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके हम पढ़ेंगे। अब हम अपना यूनिट सेकंड देखते हैं। उसमें क्या हमें देखना है, जो हमारा यूनिट सेकंड है उसके अंदर हमारा ब्रिटिश रूल जो है तमिलनाडु में, खास करके पलयक्कार, रिबेलियन, वेल्लोर, म्यूटनी। देखिए ब्रिटिश रूल शुरुआत हो जाएगी 1857 की क्रांति के बाद जो है। ठीक है, तो उसमें जो है हम वेल्लोर में जो म्यूटनी होती है, पलयक्कार जो होता है, ठीक है, उन सबको देखेंगे, विद्रोह वगैरह होता है। फिर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो महान क्रांति हुई है उसको फिर हम समझेंगे। क्या उसके पीछे कॉज थे, क्या सडन कॉज थे, यानी कि कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से तुरंत ये क्रांति हो गई, उन कारणों को समझेंगे। रिजल्ट, परिणाम क्या निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के बारे में ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत फिर कभी वैसा नहीं रहा जैसा भारत 1857 की क्रांति से पहले हुआ करता था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो प्रथम युद्ध हुआ, फर्स्ट वॉर जो पहला युद्ध हुआ 1857 की क्रांति, क्या था, प्रथम युद्ध है भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम इसे माना जाता है। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल खत्म हुआ, और क्वींस प्रोक्लेमेशन, यानी कि क्वीन विक्टोरिया जो है भारत की शासिका बनाई गई, और उन्होंने जो है जो कंपनी की जो आधिपत्य था उसको समाप्त कर दिया। अब हम थर्ड यूनिट में अब देखेंगे। थर्ड यूनिट में अब हम 1857 के बाद से शुरू करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार थे उसमें जैसे हम ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मो समाज मतलब राजा राम मोहन राय, आर्य समाज मतलब कि दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और रामकृष्ण मूवमेंट समझ रहे हैं आप, विवेकानंद स्वामी से, मुस्लिम लीग, यहाँ पे हम सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे, पारसी में भी पढ़ेंगे, सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक रहेगा। और फिर उसके बाद चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, तो अब जो है जो प्रशासनिक तौर पे जो बदलाव किए गए 1857 की क्रांति के बाद, जब क्वीन ने अपने अंडर में सब कुछ ले लिया, तो 1858 के बाद क्या क्या प्रशासनिक तौर पे चेंजेस आए, उसमें जो है 1861 का जो एक्ट है रिपन, और 1892 का एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर लॉर्ड कर्जन एंड देयर इफेक्ट्स, और इनके बीच में क्या क्या बदलाव हुए उनको जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन वगैरह किया, और भी जो चीज़ें गुजरी। ठीक है, रिपन ने किस तरीके से जो है जो ये पंचायती राज वगैरह है इनके लिए क्या काम किया, इनको भी जो है हम यूनिट थर्ड में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। और हम अपना जो है यूनिट 4 जो है देखते हैं, जिसके हिसाब से जिसमें क्या क्या यूनिट 4 में जो हमें देखना है वो क्या है कि इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट जो शुरू हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो एक लहर शुरू हुई, उसके फेजेस को, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें चरण है। ठीक है,
फ्रीडम के 2 स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उनके अंदर किस तरीके से इनकी इमर्जेंस हुई यानी उत्पत्ति हुई, ग्रोथ, फिर उसमें कैसे कैसे जो है बढ़ावा आया, मॉडरेट्स के वगैरह में हम पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप थे उनको पढ़ेंगे, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो 1999 का हुआ उसको हम पढ़ेंगे, होम रूल 1916 का है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 का 1919 का जो है उसको भी हम पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से इंडिया में पहली बार डायरकी जो है करंट टाइम का जो हमारा जो फीचर है इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको जो है कहाँ से शुरू हुआ उसको भी जो है हम कवर करेंगे। 8वां चैप्टर जो हमारा होगा इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, जो भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो गांधीयन पीरियड है यानी कि गांधीवादी जो दौर शुरू होता है उसको भी हम देखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, इसको देखेंगे। स्वराज्य पार्टी, साइमन कमीशन, साल्ट सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिस्प मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब को भी बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। फिर 9वां जो हमारा चैप्टर होगा रोल ऑफ तमिलनाडुज इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। देखिए अब क्या है, तमिलनाडु की एक पर्टिकुलर बुक है तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जस्टिस पार्टी रूल और कांग्रेस मूवमेंट के बारे में अच्छे से जो है हम कवर करेंगे इसको। अब देखिए यूनिट 5 जो है हमारा, यहीं तक हमको सिर्फ पढ़ना है, यूनिट 5 तक ही हमारा मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 में हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद जब तक भी ये किताब पब्लिश हुई 2000 के तक की बात है, तो भारत के जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिकी संबंधित जितनी भी ग्रोथ वृद्धि हुई है, विदेशी नीति जो हमारी है उसके बारे में हम लगभग अच्छे से कंसाइज करेंगे यूनिट 5 के अंदर। तो ये जो है होल मैंने आपसे जो है पूरा अपना जो सिलेबस है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। तो यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि इसमें लगभग जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको जो है हम 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर करें, ताकि हमारे जो इधर ये एक तरीके का सप्लीमेंट बन जाए हमारी जो हार्ड बुक्स हैं उनको कवर करने से पहले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बी कंटिन्यू विद अस एंड like, share if you like. Thank you for watching the video.